जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर कौन सा चैप्टर है? तो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ, अगर एक बात और कि आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो आपका जो पहला चैप्टर होगा फिजिक्स का वो होता है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, एक साथ हो जाता है। लेकिन हम आपको बारी बारी पहले परावर्तन पढ़ाएंगे और फिर अगले वीडियो में आपको अपवर्तन की जानकारी देंगे, पूरी अच्छे से समझाएंगे। तो आज की क्लास फिजिक्स के साथ जिसमें हम फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो आपकी और आपके ज्ञान के लिए धांसू होने वाली है। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन में जो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होती है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, कि मैंने पहले कहीं बोल के लिख रखा है कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरी बात, प्रकाश जो है वस्तु का दिखना, यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तु का दिखना। प्रकाश के कारण ही हम वस्तु को देख पाते हैं, और प्रकाश अगर न हो तो हम वस्तु को नहीं देख सकते। यहाँ पे अगर मैं लाइट का यानी प्रकाश अगर ना आया हो तो मैं आपको पढ़ा भी नहीं सकता, और आप ये जो लिखा हुआ है वो भी नहीं देख पाते। अगर आपको ये अनुभव करना है तो आप सिंपली अपने घर में जब बिजली कट जाती है, ये भी हाल की बहुत कॉमन बात है कि बिजली तो जाएगी, चली जाएगी ना, तब आप देखना कि आपको कोई भी वस्तु यानी कोई भी चीज आपको खोजना के लिए समय लगता है। खोजने के लिए क्या लगता है? वक्त लगता है। ऐसे प्रकाश जब सुबह में होता है, दिन तुरंत खोज ले तो वहां पे रखिए। ऐसे जाने में भी दिक्कत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं होता है। अब अगली बात, प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी चलती है? गमन यानी चलना, गमन यानी चलना। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग होता है। मैंने लिखा हुआ है विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग। अब अगर सर यहाँ पे ऊर्जा लिखा है, फिर तरंग लिख दिए, तो ये भी प्रकाश का गुण है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है, वो एक प्रकार की ऊर्जा भी है, प्रकाश एक प्रकार का अणु भी है, ठीक है। ये सारे गुण प्रकाश में आते हैं, लेकिन ये सारे गुण आपको आगे चल के पढ़ने होंगे ट्वेल्थ में, अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे इस सब के बारे में, आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे। अभी आप 10th में जो लिखा हुआ है उतना ही जान लो, जो आपके लिए ज्ञान के लिए अच्छे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश की जो चाल होती है, आप जानते हैं प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल ना सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात में। कितनी होती है? तो 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? याद रखना, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। और कितनी होती है? 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इसे लिखने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 गुने 10 के पावर 5। कैसे लिखोगे? 3 गुने 10 के पावर 5 कितना? किलोमीटर प्रति सेकेंड। और एक और स्टेप होता है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 गुने 10 के पावर कितना? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे मैंने किलोमीटर लिख दिया है, ये गलत हो गया। मतलब 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। कितना है? मीटर प्रति सेकेंड। और 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर में है और ये भी किलोमीटर में है, लेकिन यहाँ पे 10 का पावर 5 कर दिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत यानी लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होती है। कहाँ से? जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। सबसे पहला प्राकृतिक। अगर प्राकृतिक क्या होती है? तो जो प्रकृति से उत्पन्न है, मतलब वैसी प्रकाश जो प्रकृति द्वारा पहले से उत्पन्न है, इंसानों ने उसे नहीं बनाया, उसे प्राकृतिक कहते हैं। यानी कि हमारा सूरज, तारे और फिर जुगनू भी आप ले सकते हो, वो सब क्या है? प्राकृतिक है। यहाँ पे समझने की बात है, प्राकृतिक यानी प्रकृति, यानी प्रकृति द्वारा जो प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मानव निर्मित। मैं यहाँ पे डिफिनेशन इसका नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आप समझो ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि इसके जो क्वेश्चन में प्राकृतिक लिखा हुआ है ना, प्राकृतिक, यहीं से आपका जवाब मिल जाता है कि प्रकाश, प्रकृति से उत्पन्न होने वाली प्रकाश को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। खत्म। इसके एग्जाम्पल भी आपको याद ही रहते हैं, सूरज, तारा, जुगनू, ठीक है। इसलिए मैं इसके बारे में नहीं लिख रहा, इसका डिफिनेशन मैं आपको लिख के नहीं दे रहा हूँ, आप खुद लिख लेना। उसके बाद है मानव निर्मित। क्या है मानव निर्मित? अब यहाँ पे समझ सकते हो, मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा निर्मित। मानव के द्वारा निर्मित वैसी प्रकाश, ऐसे नहीं, मानव द्वारा निर्मित प्रकाश, मानव द्वारा निर्मित प्रकाश, उसे प्रकाश, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या? मानव द्वारा निर्मित। जैसे कि हम ले सकते हैं बल्ब, लालटेन, फिर दिया, मोमबत्ती, बहुत सारी चीजें आती है। तो आपके यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा बनाया गया प्रकाश, उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? तो हमारा प्रकाश के आधार पर वस्तु है। क्या है? प्रकाश के
अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है? प्रकाश का आधार पर वस्तु। क्या लिखा है? प्रकाश के आधार पर वस्तु। प्रकाश के गुण भी मान सकते हैं, आधार भी मान सकते हैं। प्रकाश के आधार पर जो वस्तु है वो दो तरह की होती है। पहली प्रदीप। क्या होती है? प्रदीप। प्रदीप क्या आप सीधा समझ सकते हो कि प्रदीप यानी कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करे। क्या करे? प्रकाश उत्सर्जित। प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो इसे थोड़ा और अच्छे से लिखने के लिए आप लिख सकते हो वैसी वस्तुएं। क्या लिखोगे? वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि हमारा हो सकता है सूरज, तारा, जुगनू, बल्ब, कुछ भी ले लो। जो सारी चीजें जो प्रकाश उत्सर्जित करे यानी प्रकाश दे उसे क्या कहते हैं? प्रकाश प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। इसे इंग्लिश में लुमिनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? लुमिनियस। आगे बढ़ते हैं। अप्रदीप्त। अप्रदीप्त यानी नॉन लुमिनियस। ये क्या है? अप्रदीप्त नॉन लुमिनियस। ये हो गया अप्रदीप्त लिखा है, ध्यान से समझिए। अप्रदीप्त। अब अ का मतलब यहाँ पे न होता है। क्या होता है? न। सिंपली बात होता है न। अप्रदीप्त। आपने ऐसे भी अतिथि सुना होगा। अतिथि पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्द में, या फिर सॉरी पर्यायवाची शब्द नहीं, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आपने पढ़ा होगा। क्या? अतिथि। क्या पढ़ा होगा? अतिथि। तो अतिथि में क्या कहते हैं? जिनकी आने की तिथि न हो, अतिथि। ठीक है, तो यहाँ पे भी न आ गया तो यहाँ पे न प्रदीप यानी कि प्रदीप क्या है? प्रकाश उत्सर्जित। और यहाँ पे न लग गया यानी नहीं, यानी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे। तो वैसी वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन न करे उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। तो सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हो। मैं सीधा नीचे कर देता हूँ, ये दोनों पहले लिख लेना, उसके बाद सीधा न लगा दो या नहीं लिख दो। क्या कर दो? नहीं लिख दो। यानी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे अप्रदीप्त यानी नॉन लुमिनियस कहते हैं, न अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। क्या? तो प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट। आपने इसे मैथ में भी पढ़ा होगा और आप चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन में भी पढ़ना है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण सीधा आप समझ सकते हो सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। हम यहाँ पे सीधा लिखते हैं सरल रेखा। क्या? सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश। क्या? सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। आप इसे शब्दों में थोड़ा और लगा के लिखोगे तो ऐसे लिखना कि किसी बिंदु से प्रकाश, किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश सरल रेखा में चलती है तो उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। आपने इसे मैथ में पढ़ा होगा कि किसी बिंदु से एक स्ट्रेट लाइन गुजरती है और उसके आगे एरो मार्क होता है, वो अनंत तक जाती है। क्या होती है? वो कहीं रुकती नहीं है। तो देखिए, इसे सूचित करने का एक चिन्ह होता है। क्या होता है? सूचित करने का एक चिन्ह होता है। आपने मैथ में भी किरण ऐसे पढ़ा होगा कि एक पॉइंट होता है, वहां से एक स्ट्रेट लाइन गुजरता है। क्या कहता है? स्ट्रेट लाइन गुजरता है और यहाँ पे एक एरो मार्क होता है। ये एरो मार्क शो करता है कि ये अनंत तक जा रहा होता है, ये कहीं नहीं रुकेगा, उसे हम लोग ये कहते हैं। वैसे यहाँ पे सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश, तो एक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश जो सरल रेखा में चलती हो, क्या कहती है? सरल रेखा में चलती हो, उसे हम किरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? किरण। और इसे सूचित करने के लिए ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कौन सा चिन्ह? तो ये जो चिन्ह आप देख रहे हो वो चिन्ह। अब आते हैं प्रकाश की किरण पुंज। तो आपको लगता नहीं है किरण पुंज और यहाँ पे प्रकाश की किरण पुंज यानी समूह, ग्रुप, गैंग, आप सीधा समझ लो। तो प्रकाश की किरण पुंज है, तो प्रकाश की जो किरण पुंज होगी वो क्या होगी? तो यहाँ पे किरण पुंज है यानी कि किरणों का समूह। सिंपल है, पुंज का मतलब समूह, तो यानी किरणों का समूह। इंग्लिश में इसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो जो प्रकाश की किरण पुंज है उसे आप डिनोट कैसे करोगे? तो यहाँ पे लिखा सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश, यहाँ पे सिंपल लिख दो किरणों के समूह। मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ किरणों के समूह। सॉरी, लगता है मुझे ये काम करना बंद कर दिया है। चलिए छोड़िए इसे। समूह, किरणों के समूह, प्रकाश किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। इसे लिखने के लिए आप और भी लंबा कर सकते हो। ऐसे लिखना कि किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश सारी, किसी बिंदु से निकलने वाली सारी किरण पुंज, या फिर ऐसे लिख दो किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, इसे ट्रेनेट करने के लिए
भी सिंबल है, क्या है? मैंने आपको डिफिनेशन दिया किसी बिंदु में, यानी किसी एक बिंदु से निकलने वाली। मैंने बताया किसी एक बिंदु से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिंदु एक ही हो, यानी कि प्रकाश का समूह होना चाहिए, वो चाहे कितने ही बिंदुओं से प्रकाश क्यों ना निकले, वो एक समूह होना चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते, किसी बिंदु लिखना भी सही होगा, और आप ऐसे भी सिंपली लिख सकते हो, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। सिंपल लिख देना, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि प्रकाश किसी एक ही बिंदु से निकले, ऐसा कोई रीजन नहीं, कहीं से भी निकलना चाहिए, लेकिन वो प्रकाश समूह में होना चाहिए, उसी को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। फिर बढ़ेंगे आगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत हो, आपको लगता है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमारी पढ़ाई के ऊपर, तो आप लिख लीजिए। हमने अभी तक पढ़ा था किरण पुंज के, किरण पुंज क्या डिफिनेशन बताया था, किरण पुंज के बारे में समझा था। आप पढ़ेंगे किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। कितने? तो 3। सबसे पहला है अपसारी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग कहते हैं। कन्वर्जिंग किसे कहते हैं? तो अभिसारी को कहते हैं। यहाँ पे तीनों में आपको किरण पुंज लगाना जरूरी है। मैंने सिर्फ सिंपली उसका पहला नाम लिखा है अपसारी, अभिसारी, समांतर। तीसरा है हमारा समांतर, जिसे आपने गणित में भी पढ़ा होगा। क्या कहते हैं? इंग्लिश में पैरेलल कहते हैं। और समांतर यहाँ पे प्रकाश की बात होती और वहां पे होता था समांतर रेखा के पर। ठीक है, अब बारी बारी सबको बारे में समझते हैं। सबसे पहला है अपसारी। ठीक है, अपसारी तो आप सिंपली समझना कि एक बिंदु होगा, यानी एक बिंदु, यानी प्रकाश और सारी। क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान से सुनिएगा। अपसारी, ये आपको समझने के लिए बहुत आसान होगा। यानी एक बिंदु, सिंपली मैं यहाँ पे फिगर से माध्यम से समझाता हूँ। यानी एक बिंदु, क्या है? यानी एक बिंदु, प्रकाश की किरणें। क्या कहती है? प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें। अब प्रकाश की किरणें निकाल दीजिए। ये अभी किरण नहीं है, ये अभी किरण नहीं है, एक सिर्फ रेखा है। क्या है? रेखा है। अब इसे किरण में तब्दील करते हैं। क्या कहते हैं? किरण में तब्दील करते हैं। अपसारी, अपसारी में क्या होता है कि जो प्रकाश होती है वो क्या होती है? फैलती है। क्या होती है? फैलती है। एक बिंदु से जितनी भी, एक बिंदु सूर्य से निकलने वाली सारी प्रकाश फैलती हुई चली जाती है। क्या होगा? जितना आगे बढ़ेगा उतना फैलेगा, जितना आगे बढ़ेगा उतना फैलेगा। तो सिंपली लिख सकते हैं प्रकाश के फैलना। मैं सिंपली बता रहा हूँ प्रकाश का फैलना। ये डिफिनीशन आप एग्जाम में मत लिखना, ये भी याद रखना। क्योंकि एग्जाम में अगर आप इतना छोटे डिफिनेशन लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर ये 2 नंबर का भी हो तो 3 अक्षर लिखने से आपको नंबर नहीं देगा। इसमें थोड़ा आप अपने शब्दों का ऐड करना, ये समझने के लिए फैलना, प्रकाश का फैलना, इसे अपने शब्दों में ऐड करना ऐसे। फिगर याद रखना कि फिगर क्या कहता है? क्या कहता है? एक बिंदु स्रोत, एक बिंदु स्रोत से निकलने वाली सारी प्रकाश की किरणें, निकलने वाली सारी प्रकाश की किरणें, जो आपके यहाँ पे अब सारी में सारी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सारी प्रकाश की। और प भी है, अ भी है। आपको यहाँ से समझना है अपसारी, एक बिंदु से सारी प्रकाश की किरणें फैलती हुई चली जाती है। आपको ये याद है कि फैलना होता है, लेकिन उसे थोड़ा सा 2 लाइन में कन्वर्ट कर देना है। 2 नंबर है तो 2 लाइन तक खींच के ले जाना है, क्योंकि ये बहुत छोटा शब्द है। तो सिंपली याद रखिएगा, एक बिंदु स्रोत से निकलने वाली सारी प्रकाश की किरणें। क्या कहती है? एक बिंदु स्रोत से निकलने वाली सारी प्रकाश की किरणें फैलती हुई चली जाती है। क्या कहती है? फैलती हुई चली जाती है। उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अभिसारी पे। किस पे? अभिसारी पे। तो अभिसारी, यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगाते हैं, अ भी और सारी। यहाँ भी है। यहाँ क्या कहता है? यानी आपको पता है एक बिंदु, यानी एक बिंदु। ये कह रहा है भी सारी, यानी एक बिंदु पर सारी। भी का मतलब आप ऐसे समझना, पर सारी प्रकाश की किरणें, यानी एक बिंदु पर, एक बिंदु स्रोत पर सारी प्रकाश की किरणें क्या होती है? आके मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। ये आपका किताब का डिफिनीशन है, लेकिन इसे आपको समझ के याद करना है। क्या करना है? समझ के रखना है। यहाँ पे आप सिंपली देखो, ये कहता है अभिसारी, यानी एक बिंदु पे सारी प्रकाश क्या होती है? मिलती है। क्या होती है? मिलती है। यहाँ पे हम प्रकाश डालते हैं, कहीं से भी डाल दीजिए। अब अक्सर आप तो फैला है नहीं,
अब इसे किरण में तब्दील करते हैं। क्या करते हैं? किरण में। किरण में अब क्या हो गया, प्रकाश इधर से आ रही है, चारों तरफ से आ रही है, क्या होता है, एक बिंदु पे मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? एक बिंदु पर। अभी सारी यानी एक बिंदु पर, भी यानी पर, एक पर सारी किरणें आके मिलती हो। क्या हो? प्रकाश मिलने का। यहाँ पे सिंपली हो जाएगा, प्रकाश क्या करता है? मिलता है। मैंने लिखा यहाँ पे प्रकाश का मिलना या मिलता हुआ प्रतीत होना। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपके किताब में लिखा हुआ। ऐसे याद रखना, यहाँ पे इतना लिखा हुआ हूँ, प्रतीत होता है या नहीं होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि अभिसारी क्या कहता है। एक बिंदु पर सारी प्रकाश की किरणें क्या होती है? मिलती है। सिंपल सी बात है, मिलती है। कहाँ मिलती है? एक बिंदु पर मिलती है। तो आपको याद रखना है प्रकाश का मिलना, सिर्फ याद रखना प्रकाश का मिलना, बाकी आपका ये हेडिंग कर देगा। क्या करेगा? हेडिंग क्या कहता है? अभिसारी यानी एक बिंदु से सारी प्रकाश की किरणें, एक बिंदु पर सारी प्रकाश की किरणें ने क्या होती है? एकत्र होती है। आप एकत्र बोल रही है, एक बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक है, ऐसे ही लिखना। कैसे? तो एक बिंदु स्रोत पर सारी प्रकाश की किरणें, या फिर ऐसे चारों तरफ से प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर, एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है। क्या मिलती है? प्रतीत होती है। उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये हो गया आपका अभिसारी कंप्लीट। आप बढ़ेंगे समांतर पे। आपने मैथ में भी पढ़ा होगा क्या? समांतर यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस, दो रेखा का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? समान होता है, यानी कि डिस्टेंस दोनों का बराबर होगा। यही ना, यहाँ भी सेम है। यहाँ क्या कहता है? यहाँ भी वही कहता है। यहाँ होता है कि वो जो रेखा थी वो प्रकाश में बदल गई। हमने जो मैथ में पढ़ा था कि सरल रेखा का जो डिस्टेंस होता है, उनका जो अभिलंब होता है, वो दोनों क्या होता है? उनका दोनों के जो डिस्टेंस होता है वो बराबर हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? तो यहाँ भी वैसा ही है। यहाँ प्रकाश की बात होती है। जो सरल रेखा हमने मैथ में समांतर में पढ़ा था, जैसे कि मैं यहाँ पे समझाऊं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था सरल रेखा, ये दोनों क्या है? समांतर, एक दूसरे के समांतर है। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा एस, ये दोनों समांतर है। यहाँ पे ये रेखा नहीं बल्कि ये क्या होंगे? ये प्रकाश होंगे। ये क्या होंगे? प्रकाश होंगे। तो सिंपल है, प्रकाश की किरणें क्या? प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो। क्या है? प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो। याद रखिएगा, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। यहाँ सब में समूह होना जरूरी है। सारी किरणों का समूह, क्योंकि किरण पुंज है तो किरण पुंज यानी कि किरणों का समूह हमें पता है, इसलिए दो रेखा से तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे प्रकाश है, ये मत भूलिएगा। ये आपका हो गया एक फिगर। यहाँ भी ये एक आपका फिगर था। तीनों में आपका एक छोटा छोटा फिगर है, याद रखिएगा। आपको याद करने के लिए फिगर और समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपकी बुक में भी होगा और हर जगह मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपके फिगर हो गए, ये समानता है, एक दूसरे के समानता है। ठीक है, आपने जो मैथ में पढ़ा था वो भी यही है, यानी कि आप याद करने की ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी इस समांतर वाले में। इतना ही याद रखना है कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे से क्या होती है? समांतर होती है। प्रकाश की किरणें समांतर होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये 11 याद है ना? आप जब भी मैथ बनाते हो तो इस 11 का मतलब होता है समांतर। क्या होता है? समांतर। ये समांतर क्या करता है? ये समांतर दर्शाता है। ये जो चिन्ह है ये समांतर का दर्शाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पे 11 लिख दिया। आप इसे 11 नहीं समझिएगा, इसका मतलब होता है समांतर, जो कि आप मैथ में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हो। ठीक है, तो ये हमारा समांतर हो चुका है, यानी कि हमने ये तीनों के बारे में अच्छे से समझ लिया। इसे लिखने का भी आपको मैं बता दूं, शब्द यहाँ पे समांतर है तो सीधा सीधा इसका जवाब है, कोई इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ एक बिंदु से निकलने वाली सारी प्रकाश की किरणें, सारी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो? एक बिंदु स्रोत से या कितने भी बिंदु समांतर जा रही है तो एक ही बिंदु से निकलेगी, ऐसा तो कोई ठीक नहीं है। आप बिंदु कितना बड़ा होना चाहिए? अगर समांतर गुजरेगी तो इतना बड़ा बिंदु होना चाहिए, इतना बड़ा बिंदु होना चाहिए, तभी ना निकलेगी समांतर। अब छोटे बिंदु होगा, अगर एक छोटे सा बिंदु से समांतर तो एक ही रेखा निकलेगी। तो आप वैसे समझ लेना। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने लिखा एक बिंदु से निकल के तो होगा नहीं, इसलिए एक बिंदु को हम हटा देते हैं, क्योंकि वो बिंदु बड़ा भी होना चाहिए। अगर समांतर जाएगा तो बड़ा बिंदु होना चाहिए, छोटे बिंदु से तो होगा नहीं। और जो इतने भी प्रकाश की किरणें आते हैं यानी कि सूरज, वो भी बहुत बड़ा है, तो वहां से इसलिए सरल रेखा में निकलती है। तो आप समझ लेना एक बिंदु काफी होगा। इसे आप अगर कंफ्यूज हो कि एक बिंदु से निकल रही हो तो कैसे सक्सेस होगा, नहीं होगा, उसके लिए बड़ा बिंदु होना चाहिए। ठीक है, बड़ा बिंदु होगा। तो यहाँ पे लिखना एक बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब मैंने लिखा हुआ पदार्थ, क्या लिखा हुआ है मैंने, पदार्थ, यहाँ पे पदार्थ। ठीक है, अब पदार्थ में लिखा मैंने ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखा हुआ है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। दूसरा लिखा हुआ है पारभासी, ट्रांसलूसेंट। और तीसरा लिखा है अपारदर्शी, ओपेक। मैं भी इसे ठीक से रीड नहीं कर पाता हूँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब भाई इसी इन तीनों के बारे में चलते हैं। आपकी किताब में जो प्रकाश के हिसाब से लिखा गया है ये पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। आपका ये डेली लाइफ में आप इसे जरूर यूज किए होंगे अपने बचपन में भी। जैसे कि पारदर्शी, पारदर्शी इसे भी समझने का एक टेक्निक है। ये क्या कहता है, पारदर्शी, क्या कहा है, पारदर्शी। पहले समझाता हूँ फिर आपको डिफिनेशन बताता हूँ। पारदर्शी ये क्या कहता है, यहाँ पे प्रकाश की बात हो रही है। प्रकाश का क्या है, प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के बिना कुछ संभव नहीं है। इसलिए पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी, पारदर्शी यानी कि वैसा प्रकाश जो जो क्या हो, आसानी से आर पार हो जाए। क्या हो, आसानी से आर पार हो जाए, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी यानी कि प्रकाश आर पार हो जाए, पारदर्शी। उसके बाद है पारभासी। आप इसका एग्जाम्पल ऐसे ले, शीशा हो सकता है, कांच का गिलास हो सकता है, कुछ भी ले लो जिससे प्रकाश जो आसानी से पार हो जाए। ठीक है, उसके बाद है पारभासी। क्या, पारभासी। ये भी आपने यहाँ पे पढ़ा होगा अभिसारी। यहाँ पे अभिसारी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पारभासी है, तो यहाँ का मतलब और यहाँ दोनों में अलग है। ये जो पारभासी है यानी कि हल्का सा, भासी, भासी यानी थोड़ा सा, एक छोटा सा भाग पार होता हो। क्या करता हो, प्रकाश का एक छोटा सा भाग इससे पार होता हो, उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आप कभी ये देख भीगा हुआ कपड़ा, क्या होगा, भीगा हुआ कपड़ा। फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे कपड़े में तो लाइट ऐसे भी निकल जाती है अगर वो कपड़ा थोड़ा पतला हो तो। जैसे कि आप पर्दे भी ले सकते हो, क्योंकि अगर पर्दे पे आप देखो तो आप आर पार देख भी पाओगे। कभी कभी ऐसे भी पर्दे आते हैं, सूखे हुए रहते हैं तब भी। ठीक है, और यहाँ पे जो पारभासी, आपने बचपन में क्या किया होगा, कागज में अपने बाल पे रगड़ते थे, याद है, उसे क्या करते थे, आप ड्राइंग करते थे, ड्राइंग पे की किसी भी कैरेक्टर पे उसको डिजाइन करते थे। तो उसे क्या होता है, हल्का हल्का हमें दिखता था, क्या दिखता था, हल्का हल्का। उसे हम क्या कहेंगे, पारभासी कहेंगे। पारभासी, पारभासी यानी प्रकाश जो है थोड़ा सा पार हो, थोड़ा सा प्रकाश से एक छोटा सा भाग पार हो। उसके बाद आता है अपारदर्शी। मैंने आपको ये अपारदर्शी पहले भी पढ़ाया था, किस पे, अपारदर्शी में। अ का मतलब बताया था। यहाँ पे पारदर्शी, पारदर्शी हमें पता है प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। यहाँ पे अपारदर्शी, प्रकाश आसानी से आर पार न हो सके। कंप्लीट, ये तीनों हम समझ गए। अब इसे बारी बारी में डिफिनीशन भी बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला है पारदर्शी। सबसे पहले क्या है, पारदर्शी। पारदर्शी में हमने क्या समझा, तो पारदर्शी प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। क्या करता है, प्रकाश। प्रकाश क्या करता है, प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। इसे लिखेंगे तो इतना इम्पोर्टेंट की लाइन है, और यही लाइन आपको ज्यादा इसे लंबा नहीं करना है। ठीक है, ये क्या कहता है, पारदर्शी यानी कि वैसा प्रकाश यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रकाश जितने भी होते हैं एक जैसे होते हैं। आप ये नहीं कह सकते ये अलग तरह का प्रकाश है, ऐसा हम नहीं कहीं पर है। यहाँ जो पारदर्शी, यहाँ पे लिखना प्रकाश, यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रकाश आसानी से, वैसा यहाँ पे ऐसे लिखना कि वैसी वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, या वैसी पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। क्या हो, आर पार हो जाए, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। और आप जब भी पारदर्शी लिखो ना, तो उसके ब्रैकेट में इसका इंग्लिश लिख दो। एग्जाम में आप लिख रहे हो ना, तो पारदर्शी लिखने के बाद जब पारदर्शी हेडिंग देते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख के इतना लिखा है, वैसे आप भी लिखना, ताकि एग्जाम में ना लगे कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टडी कर रहे हो। क्योंकि आप बचपन से तो इंग्लिश पढ़ते नहीं थे,
क्या करते थे, बचपन से इंग्लिश पढ़ नहीं रहे थे, ठीक है। तो आपको इतना पता होगा पारदर्शी को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट देख के ट्रांसपेरेंट लिख दो। इससे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करा होगा आपका, जो कॉपी चेक करता है, उसे लगेगा कि आपने जो लिखा ना वो बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने अच्छे से समझा है, आपने अपने तरीके से लिखा है, ठीक है। तो आप इंग्लिश और हिंदी फेंट के लिखने की कोशिश करना, इससे ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे कि जैसे मैंने यहाँ पे इतना लिखा है, ये मैटर नहीं कहता है, आप ऐसे लिखो वैसे पदार्थ जो प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे मैंने पारदर्शी लिखा, वहाँ पे ब्रैकेट दो, पारदर्शी पे क्या करो, ब्रैकेट दो, वहाँ पे लिखो ट्रांसपेरेंट, उसके बाद पदार्थ लिखो, उसके बाद कहते हैं। अब आपका क्या हुआ, डेफिनेशन कंप्लीट हुआ, अच्छा भी लगेगा। इंग्लिश हिंदी में फिर के लिखोगे अच्छा भी लगेगा, जो कॉपी आपका चेक करेगा उसे भी मजा आएगा पढ़ने में आपकी कॉपी को। ऐसे एग्जाम में तो इतने हल्के हल्के सवाल पूछेगा नहीं आपसे, ये भी याद रखिएगा, लेकिन ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही आप आगे समझोगे। अब आता है पारभासी। क्या है हमारा पारभासी? पारभासी हमने क्या समझा आपको, पारभासी प्रकाश का एक छोटा सा भाग जो आसानी से पार, आसानी इसमें नहीं लिख सकते, पारभासी यानी मुश्किल से पार होता है। यहाँ पे क्या होगा, बहुत मुश्किल से पार होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार होता है। क्या होता है, प्रकाश का एक छोटा सा भाग। मैंने इतना लिखा, प्रकाश का छोटा सा भाग आर पार हो। अब हमने पहले ही समझा पारभासी क्या कहता है। पारभासी क्या कह रहा था कि पारभासी यानी छोटा सा भाग, प्रकाश का छोटा सा भाग ही पार होता है। इसे भी लिखने का सेम तरीका है, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश का एक छोटा सा ही भाग आर पार हो। क्या, एक छोटा सा ही भाग आर पार हो, उसे पारभासी ब्रैकेट में ट्रांसलेंट, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेंट, ट्रांसलेंट ऐसा ही है। ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसलूसेंट है, सुलेंट नहीं है, ट्रांसलूसेंट है। मुझे मेरी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी वीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। ट्रांसलूसेंट, ठीक है, वहां पे लिख दीजिएगा, उसके बाद कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पारभासी हमारा कंप्लीट होता है। पारभासी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तीसरा है हमारा अपारदर्शी। क्या, अपारदर्शी, अपारदर्शी इसमें कुछ नहीं करना, ये जो है ना इसमें ना लगा दो, मैं इसका डिफिनेशन नहीं लिखने वाला हूँ। सिंपल है, अपारदर्शी और पारदर्शी, यानी पारदर्शी का एग्जाम्पल लिख दो और नहीं लगा दो, हो गया। सॉरी, एग्जाम्पल बोल दिया मैंने, वो गलत हो गया। क्या करो, पारदर्शी का डिफिनेशन लिख दो और लगा दो, यानी नहीं लगा दो, और मत लगा देना, बना गलत हो जाएगा। ऐसे कैसे लिखोगे, प्रकाश आसानी से आर पार नहीं होता हो। क्या हो, प्रकाश आसानी से आर पार नहीं होता हो, ऐसे मुश्किल से भी नहीं होगा। अब मेरे बॉडी से क्या प्रकाश आर पार हो सकती है, नहीं हो सकती है। इस बोझ से प्रकाश आर पार होगी, नहीं होगी, नहीं ना होगी। इसलिए अपारदर्शी में सिंपली है कि प्रकाश आसानी से आर पार न हो जाए। ये आपका डिफिनेशन है। इसे लिखने के लिए आप लिखोगे वैसे पदार्थ, क्या लिखोगे, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी यानी ओपेक कहते हैं, ठीक है। इसके डिफिनेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो और बस आर पार के बाद नहीं लगा दो। क्या करें, नहीं लगा दो। और का मतलब हमेशा याद रखना, ऐसे सब चीज में अ का मतलब नहीं नहीं होता है। आप कहोगे आनंद, आनंद और आगे आगे आया ना, तो अ को आप कहोगे आप नहीं हो जाएगा, तो वो नहीं, वो एक पूरा शब्द है। यहाँ पे देखो, अपारदर्शी, ये पारदर्शी पूरा शब्द था, तब और लगा। मैंने पीछे भी आपको बताया, इसमें एक बिंदु निकला, तो ये भी एक पूरा शब्द है। क्या, एक पूरा शब्द है, तो यहाँ पे अ का मतलब नहीं निकला, नहीं नहीं निकला। अब कहोगे हर अ का मतलब ना हो, तो ऐसा नहीं होगा। ये कुछ ही जैसे आवश्यक में अ लगाते हैं, अ ना लगाते तब अनावश्यक बनता है। तो आवश्यक एक पहले से था, उसके बाद हमने अनावश्यक बनाया। अतिथि, तिथि तो है लेकिन नहीं है, तो अ लगाए। तिथि एक पूरा शब्द है, तब अ लगाए। तो अ काफी महत्वपूर्ण होता है कि हर शब्द का अ नहीं नहीं होता है। हर शब्द में जो अ होता है उसका अर्थ नहीं नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हर शब्द में अ कब अ नहीं होगा, कब, जब वो एक पूरे शब्द में, एक पूरे शब्द में लगा हो। जैसे कि पारदर्शी एक पूरा शब्द था, तब अ लगा, ठीक है। ऐसे आप विनाशक कह सकते हो, तो विनाशक में अ लगता नहीं है। अब अविनाशक लिख दो, अविनाशक। क्या होगा, विनाशक यानी जो विनाश होता है, अविनाशक जिसका कोई विनाश ही न कर सके। अ लगा, वो पूरा शब्द था,
तो पारदर्शी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे अनुभव के हिसाब से। अब आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने का या इम्पोर्टेंट लगता हो तो लिख लीजिए, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे हम कहाँ, तो परावर्तन पे। किस पे? परावर्तन पे। ये आपके बेसिक्स थे जो आपकी किताब में दिए हुए थे और जो आपको समझना जानना जरूरी था। ऐसे इसके बाद हम जो पढ़ेंगे परावर्तन, आपका जो इस चैप्टर का जो मेन चीज है वो है परावर्तन, और क्या है, तो वो है प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, उसी से आपके फिजिक्स में इस चैप्टर में बहुत ज्यादा सवाल आएंगे, तो इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं परावर्तन, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। परावर्तन, तो परावर्तन क्या होता है समझिएगा कि मैं क्या हूँ, एक किरण हूँ। किरण हूँ किसका? तो प्रकाश का। प्रकाश का मैं किरण हूँ। अब मैं जो प्रकाश हूँ, प्रकाश मतलब नाम नहीं मेरा है, प्रकाश यानी कि रे, प्रकाश यानी लाइट की बात कर रहा हूँ। मैं अभी एक लाइट हूँ। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ पे सीधा चला, यहाँ तक आया, इसे धक्का दिया। क्या किया? परावर्तन कहता है यहाँ पे आया, टकराया, इसे धक्का दिया। हम इससे आर पार नहीं हो पाए। हम इंसान है, लेकिन यहाँ पे जो प्रकाश आएगी यहाँ पे टकराएगी। जैसे कि मैं प्रकाश था, यहाँ पे आया, टकराया। टकराने की अपने पूरी जान लगा दी। जय महेशमती बाहुबली का भी नाम ले लिया, लेकिन मैं इससे आर पार नहीं हो सका। अब मैं मजगन क्या करता हूँ, जिस पथ पे आया उसी पथ पर वापस चला गया। यहाँ पे तो मैं सीधे गया था तो सीधे आया। ये भी आपके नियम है, ठीक है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब क्या कहता है परावर्तन? परावर्तन कहता है कि वो जिस पथ से आता है, यानी किसी दर्पण पे टकराता है। परावर्तन कब होगा? दर्पण पे होगा। कब होगा? दर्पण पे होगा। वह किसी चिकनी चुपड़ी दर्पण पे आता है, यानी किसी ऐसे सरफेस पे आता है जो फ्लैट हो। क्या? एकदम फ्लैट हो, एकदम चिकना हो, एकदम चिकना हो, एकदम चिकना से गोया हुआ, एकदम क्या हो, चिकना हो। उसमें ना दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। दाग धब्बे होंगे तो परावर्तन काम नहीं करेगा। एकदम चिकना होना चाहिए, जिस पे टकराएगा, पूरा दम लगाएगा, पार ना हो पाया तो वो क्या होगा, वापस चला जाएगा, उसी पथ पे जाएगा। यानी कि परावर्तन के बारे में हम कैसे समझेंगे? तो परावर्तन यानी प्रकाश किसी वस्तु पर टकरा कर वापस लौट जाती हो, उसी पथ पर वापस लौट जाती हो जिस पथ से वो आती हो। परावर्तन यानी क्या कहता है? प्रकाश जिस पथ से आती है, मैं सीधा लिख देता हूँ प्रकाश। प्रकाश का आना और लौट जाना परावर्तन कहलाता है, लेकिन कब? जब वो चिकनी सरफेस पर हो। अब इस सरफेस पर होगा तो ये चिकना नहीं है ना, परावर्तन होने में थोड़ा दिक्कत होगा। आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, ये जैसे चिकना है, ये चिकना है अभी, यहाँ पे परावर्तन प्रकाश पड़ेगा ना। तो आप जैसे आईना लेते हो, तो कभी बचपन में खेला होगा, समतल दर्पण लेते हो, जैसे आप अपने चेहरा डेली देखा करते हो, तो आपने क्या करता होगा, जब सूरज दिख रहा होगा जहाँ से धूप आती होगी, तो आप दर्पण को ऐसे उठा लेते हो और उसे मूव करते हो, और वो जो लाइट होती है, जितना दर्पण एक्वायर कर सकता है, वो आपके दीवार पे एक लाइट दिखता होगा। क्या करता होगा? एक तस्वीर। वो क्या कहलाता है? परावर्तन। जिस पथ से वो आई है उसी पथ पे वो जाती है, ठीक है, परावर्तन कहलाती है। तो यहाँ पे क्या है? प्रकाश किसी वस्तु पर टकरा कर वापस लौट जाते हैं। मैंने यहाँ सिंपली लिखा कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और वो लौट जाती है। क्या कहती है? और लौट जाती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो उससे आर पार नहीं हो पाती है। अगर आर पार हो गई तो वो लेंस हो जाएगा। और परावर्तन जब भी होगा वो दर्पण में होगा। परावर्तन जब भी होगा वो किस में होगा? दर्पण में होगा, ठीक है। परावर्तन, तो प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और लौट जाती है। इतना लिखने से आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। इसे लिखने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अपने शब्दों के साथ खेलना पड़ेगा। तो आप ऐसे लिखना, किसी बिंदु बिंब से निकलने वाली प्रकाश की किरण, ऐसा लिखो, किसी बिंदु बिंब से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है। क्या करती है? किसी वस्तु से टकराती है, और उस वस्तु पर टकराने के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अब यहाँ पे मैंने उसी पथ लिख दिया। अब इस पथ से आई, इसी पर चली जाएगी? नहीं, यहाँ पे जो पथ है उसे मैं आपको दर्पण द्वारा समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक दर्पण, समतल दर्पण लेते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण ये क्या है? ये अभी दर्पण नहीं है, ये भी मैं बता दूं, ये अभी दर्पण नहीं है। जब तक हम दर्पण में कलई नहीं करें, यानी कि दर्पण को रंगे नहीं, वो तब तक दर्पण नहीं होगा। तो दर्पण दर्पण कैसे? आप कलई कर देते हैं। कलई कौन सा होना चाहिए? आप कोई भी रंग नहीं दे दीजिएगा,
कि जैसे कि लाल पीला हरा ब्लू के रंग दिए, नहीं, कलई होना चाहिए एजी ब्रोमाइड, सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड का। AgBr उसे कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, यानी चांदी की कलई के या होना चाहिए, किसका, चांदी का, एजी ब्रोमाइड। एजी का मतलब चांदी होता है, लेकिन जो ब्रोमाइड आता है जिसके कारण ये स्पेसिफिक हो जाता है, क्या होता है, एक अलग हो जाता है, यानी एजी ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमाइड कहलाता है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। अब देखो ये एक प्रकाश की किरण है, इस दर्पण पे यहाँ टकराई, इस बिंदु पे टकराई, ये जितना डिस्टेंस से आती है ना उसी पथ पर वापस लौट जाती है। थोड़ा सा मैं हटिएगा, हो रहा है इसमें ना स्केल यूज बहुत कीजिएगा। आप अगर स्केल का यूज नहीं करते हैं और हाथों का उपयोग करते हैं तो ज्यादातर गलती यानी कि गलत होने का संभावना अधिक होता है। तो ये आई और यहाँ से परावर्तन के बाद चली गई, ये आर पार नहीं हुई। अगर ये आर पार हो जाती तो ये दर्पण नहीं लेंस हो जाता, क्या हो जाता, लेंस हो जाता, और ये परावर्तन नहीं अपवर्तन में चला जाता, क्या होता, अपवर्तन हो जाता। तो परावर्तन क्या कहता है, प्रकाश आई, ये चिकनी चुपड़ी क्या है, एक दर्पण है एकदम साफ गोरा सा, जिससे प्रकाश आर पार न हो सका, तो वो क्या कर उसी पथ पर लौट गई, उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। समझ में आया। अब परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, यही से मैं बताऊंगा इसी फिगर पे, ठीक है, परावर्तन का नियम। तो सबसे पहले परावर्तन के नियम में कुछ चीजें जानना जरूरी है, वो होता है ये कि ये जो आपका आपतित किरण है, जो ये जो हमारा जो किरण है जो मैंने अभी इस दर्पण पे डाला, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपतित किरण। इसको कहते हैं क्या, आपतित किरण। इस रेखा को कहते हैं आपतित किरण। इसे सूचित किया जाता है आई से, आई यानी इंसिडेंस रे, आई यानी इंसिडेंस रे, किसे, तो इस रेखा को जो दर्पण पे पड़ रही होती है, दर्पण पे पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये जिस बिंदु पे पड़ती है, जिस बिंदु यानी कि आईने पर यानी मिरर पे जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इसे कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। अब ये जो है ये हमारा जो परावर्तित हो गया, यानी ये जो परावर्तन के साथ इधर हुआ उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ जो देखिए परावर्तित हो गया, परावर्तित हमने लिखना चाहता, हमने गलत लिख दिया, ये होता है परावर्तित। आप सही है, परावर्तित किरण। इसे हम सूचित करते हैं आर से। इसको क्या सूचित करते हैं, आर से। आर यानी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो हमारा जो आपतित किरण है उसे आई से सूचित करते हैं, परावर्तित किरण आर से सूचित करते हैं। अब बात तो हम समझ गए कि जो किरण दर्पण पे गिरती है, यानी जो किरण दर्पण पे आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ये समझ गए। अब यहाँ पे एक आता है नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल यानी आपने मैथ में अभिलंब पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल इसलिए कहा जाता है कि ये हमारा जो इमेजिनरी होता है ना, इमेजिन करते हैं हम, क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक अभिलंब होगा, इस बिंदु पे क्या करते हैं, एक अभिलंब। ये होता है क्या, ये हमारा सिर्फ क्या होता है, काल्पनिक होता है। इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, अभिलंब क्या करता है, किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। क्या कहता है, किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, अभिलंब। इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, अभिलंब। आपने मैथ में भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स और मैथ में ज्यादातर आपको मैथ का सिमिलरिटी मिलेगा, क्योंकि मजा आता है। दोनों पढ़ोगे ना, दोनों आपके दिमाग की विकसित बहुत करते हैं, ठीक है। अब हमने आपतित ज्ञान जान लिया, परावर्तित ज्ञान जान लिया, आपतन बिंदु भी जान लिया और अभिलंब भी जान लिया। अभिलंब किसे कहते हैं, तो अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित के सॉरी आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो आपतित किरण परावर्तित किरण को दो बराबर भागों में बांटे, दो बराबर भागों में बांटे, उसे हम अभिलंब कहते हैं, ऐसे लिखने के लिए आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। परावर्तन के नियम, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, आपकी किताब में दो लिखा हुआ है तो दो ही होगा। अब आप तीसरा जोड़ मत देना, ठीक है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, ठीक है। अब ये दो कौन कौन से हैं यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहला आपतित किरण,
परावर्तित किरण और अभिलंब जो आप देख रहे हो, ये क्या है? ध्यान से देखना, ये एक ही बिंदु पर मिल रही है। ध्यान से देखो, एक ही बिंदु से आई है। जिस बिंदु पर आपतित किरण है उसी बिंदु से परावर्तित किरण भी है और उसी बिंदु पर अभिलंब भी है। तो क्या है? और वो जो रेखा भी है वो एक ही बिंदु पे है। यानी कि ये जितने भी है, अभिलंब है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, सब एक ही रेखा पे है, एक ही सरल रेखा पे है और एक ही बिंदु पे है। तो सबसे पहला जो नियम आता है हमारा, ये सबसे पहला जो नियम आता है हमारा, कहाँ लिखूं मैं? आपको यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि नीचे जितना ज्यादा जाऊंगा वो दिक्कत होगा ना। तो परावर्तन के नियम बिना पिक्चर के तो हम समझेंगे नहीं। तो चलिए वीडियो को पॉज करते हैं और इसे मिटाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। हमने आपको क्या बताया? परावर्तन के नियम। आप परावर्तन के नियम हमने जानते हैं। अभी आपको थोड़ा सा मैंने परावर्तन के नियम के बारे में समझाया था। क्या समझाया था? कि आई, अभिलंब और आई, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये जो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब क्या है? एक सरल रेखा पे है, दिख रहा है? एक सरल रेखा पे है। यानी कि दर्पण जो है वो समतल है, यानी एक समतलीय है, एक सरल रेखीय है। ठीक है, तो जो सबसे पहला नियम होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। तो क्या सबसे पहला नियम? आई क्या है? आई, आई का मतलब ये आंख नहीं समझना, ये आई लिखा हुआ अल्फाबेट आई यानी आपतित किरण। दूसरा रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे मैंने लिखा आई आर। अभिलंब, अभिलंब को मैथ में आप कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते होगे, एक लिखते होगे, एक नहीं ऐसे, और उसके बाद ऐसे। यह मैं क्या होता है? अभिलंब होता है मैथ में। मैंने भी उसका ही प्रयोग किया ताकि आपको शॉर्ट में जल्द जानकारी समझ में आए। क्या है? आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब एक रेखीय होते हैं। क्या होते हैं? एक रेखीय। एक रेखीय, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक सरल रेखीय। सरल रेखा भी लिख सकते हो, यानी कि ये जो तीनों है एक ही रेखा पे। ये नहीं कि अभिलंब कहीं और है, यहाँ पे अभिलंब कहीं और है, परावर्तित किरण कहीं और है और आप अपवर्तित किरण कहीं और है। तीनों एक ही बिंदु पे है, एक ही क्या? एक ही रेखा पे है, एक ही रेखा पे है। इसलिए सबसे पहला नियम परावर्तन का, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक रेखीय होता है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर समझाया था कि जो अभिलंब है वो आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो बराबर भागों में बांटता है। क्या कहता है? दो बराबर भागों में बांटता है। तो आप यहीं से समझ सकते हो, दो बराबर भागों में बांटे यानी दो एंगल बना रहा होगा, तो सीधा लिख दो एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आर यानी आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण, ऐसे होता है। यानी आपतन कोण होता है, यहाँ पे किरण नहीं लिख सकते हो, आपतन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मैंने आपको नहीं बताया था पिछले कि ये जो अभिलंब है, ये जब दो बराबर भागों में बांटा तो इसे क्या किया? एक यहाँ पे बना और दूसरा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या किया? दो क्या किया? किरण बनाया, सॉरी दो क्या है? एंगल बना। ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल। तो ये दोनों क्या है? अभिलंब बोलते ये दोनों एक एंगल था। जब ये एक था, ये पूरा एक था, अभिलंब जैसे ही डाले ये दो भागों में बट गया। क्या किया? दो भागों में बट गया। तो क्या हो गया हमारा? एंगल आई बराबर एंगल आर। क्या हुआ? एंगल आई बराबर एंगल आर। तो सिंपल, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा परावर्तन के नियम। परावर्तन का जो नियम था सिंपल शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने समझ गया। हमने आपसे वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आज की क्लास यहीं स्थगित करते हैं और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें हम परावर्तन के नियम तो यहाँ पे पढ़ लिए हैं और उसमें पढ़ेंगे हम समतल दर्पण पे परावर्तन कैसे काम करता है, कैसे क्रिया होती है और समतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।